सो हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम करने वाले हैं वन शॉट रिवीजन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 ऑफ क्लास 10th। मैंने देखा कई बच्चों को इस चैप्टर में काफ़ी दिक्कत रहती है, बट अगर आपने आज का रिवीजन वीडियो ढंग से देखा तो आपकी वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। ओके, शुरू करते हैं। तो हम ट्रिग्नोमेट्री में तीन साइड के मेजरमेंट की बात करने वाले हैं, और जब भी तीन साइड की बात होगी तो हमको एक फिगर याद आना चाहिए। वो कौन सा फिगर होता है? क्लोज फिगर, ट्रायंगल। तो हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? ट्रायंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री ओनली वन ट्रायंगल के ऊपर काम करती है। उस ट्रायंगल का नाम क्या है? आप सबको पता होगा। कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स के मेजरमेंट के बारे में हम बात करते हैं, उसको ही ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। दैट्स इट। बाकी और ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। तो भाई, राइट एंगल ट्रायंगल की बात अगर मैं करूँगा तो मेरे को एक चीज़ याद आती है, पाइथागोरस भैया। ठीक है। तो पाइथागोरस जी ने एक चीज़ बताई थी, तो लार्जेस्ट साइड का जो स्क्वायर होता है वो बची हुई दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। देखते समझते एक बार। तो सबसे पहली बड़ी बात कि भाई लार्जेस्ट साइड होती कौन सी है? राइट एंगल ट्रायंगल की लार्जेस्ट साइड कैसे हो सकती है? अपने को मेजर नहीं करना, हमेशा ध्यान रखना कि जो राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के जस्ट सामने साइड होती है, जस्ट सामने, वो कौन सी साइड होती है? लार्जेस्ट साइड होती है, सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल की। और इसको एक नाम दिया हुआ है, उसका क्या नाम है? हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अब देखो, बाकी बची हुई दो साइड बच गई, तो पाइथागोरस जी ने क्या बताई कि जो सबसे बड़ी साइड है, लार्जेस्ट साइड का जो स्क्वायर होता है वो बची हुई दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। और इसको ही हम क्या बोलते हैं? ये क्या है? कौन सी थ्योरम है ये? आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये है पाइथागोरस थ्योरम। अगर हमने बेसिक ढंग से पढ़ा तो ही हमको चीज़ें समझ में आएगी। अगर बेसिक आपको नहीं पता तो फिर आप कितना ही फॉर्मूलाज रट लो, फिर आपके कोई काम नहीं आने वाले वो। तो सबसे पहले पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री आई कहाँ से, कौन से ट्रायंगल की बात होती है। ट्रायंगल की साइड्स देखना भी कई बच्चों को नहीं पता। एक साइड होती है हाइपोटेन्यूस, बाकी दो बची हुई साइड है उनका पहले नहीं पता था। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई एंगल लेता हूँ, जैसे कईयों को अगर मैं पूछूंगा तो वो क्या बोलेंगे कि ये हाइपोटेन्यूस है, नीचे वाली साइड बेस और ये परपेंडिकुलर। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मेरे को बताना पड़ेगा कि कौन सा स्पेसिफिक एंगल, किस एंगल की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखो, राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड होती है हमेशा हाइपोटेन्यूस। उसके अलावा अगर मैं एंगल सी की बात करता हूँ, अगर मैं इस वाले एंगल की बात करता हूँ, एंगल सी की, तो एंगल सी, अगर मैं एंगल सी की बात करूँगा तो देखो, एंगल सी के जस्ट सामने वाली साइड क्या है? ए बी। तो ये क्या बन जाएगी? परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूस और बाकी बची हुई जो साइड है उससे जो एंगल बना हुआ है उसको क्या बोल देते हैं अपन कि ये क्या है? फिर फॉर एंगल सी के लिए जो बी सी है वो क्या बन जाएगा? बेस। इसका मतलब अगर मैं एंगल ए की बात करूं, सोचो अगर मैंने एंगल ए की बात करनी है, अगर एंगल ए की बात करता हूं मैं, देखो फॉर एंगल ए, तो उसके लिए सामने वाली साइड अब बी सी क्या बन जाएगी? परपेंडिकुलर। और जो ए बी साइड है, ए बी, ये क्या बन जाएगी? बेस। अगर आपको ये बेसिक समझ में आ गया, मतलब आपने ट्रिग्नोमेट्री की सही शुरुआत करी है। अगर आपने डायरेक्ट ही सीधा ही पाइथागोरस थ्योरम पढ़ के रेशियो रटने लग गए तो भाई वो गलत चीज़ है। आपको पता होना चाहिए भाई पी और बी कौन से, क्योंकि एच तो हमेशा फिक्स होता है। लेकिन कईयों को ये भी नहीं पता होगा कि एच के जस्ट सामने जो राइट एंगल के सामने साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है, और सबसे बड़ी साइड भी वही होती है। बाकी बची हुई दो साइड के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता जब तक कि मेरे को बोला नहीं जाए कि कौन से एंगल की हम बात कर रहे हैं। बात समझ में आई होगी आपकी? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ओके, अब देखो, हम सबसे पहले हमने पढ़ा बेसिक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी हमने, और पी बी और एच क्या होता है हमको पता लग गया। और हमको ये भी पता लग गया कि राइट एंगल के सामने हमेशा एच हाइपोटेन्यूस होता है, और पी और बी के बारे में जब तक कि कोई एंगल ना हो मैं बता नहीं सकता। तो कई बार तो एंगल ए बी सी जैसे भी नेम दिया हुआ था ट्रायंगल का तो वैसा है, लेकिन कई बार नेम नहीं होता तो क्या ले लेते हम। अब कईयों को लगता है कि थीटा पता नहीं क्या चीज़ है, थीटा, जैसे मैंने इसको थीटा ले लिया, तो भाई थीटा कुछ नहीं है। थीटा क्या होता है? एक अननोन एंगल होता है। जैसे हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं ना, वेरिएबल्स पढ़ते हैं, एक्स वाई जेड पढ़ते हैं, उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में एंगल के लिए हम थीटा एंगल ले लेते हैं। भाई एंगल थीटा ये, ठीक है। मैंने एंगल थीटा ये लिया, तो मेरे को तो सबसे पहले राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड ये क्या होने वाली है? एच होने वाली है। थीटा के जस्ट सामने वाली साइड क्या होने वाली है? पी होने वाली है। और जो थीटा जिस हाइपोटेन्यूज के साथ जिस साइड के साथ बना हुआ है वो क्या होने वाली है? बेस होने वाली है। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड होती है, पी बी और एच। अगर यहाँ पे मैं थीटा लेता तो बी और पी चेंज हो जाता, फिर भी पी बी और एच ही बचने वाला था।
अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मेरे को एक चीज़ बताओ तुम कि 3 साइड को मैं रेशियो के फॉर्म में कितने तरीके से लिख सकता हूँ। देखते हैं एक बार। एक में क्या लिख सकता हूँ, देखो रेंडमली एक लिख सकते हैं, पी अपॉन एच लिख सकते हैं, यस। और दूसरा मैं क्या लिख सकता हूँ, बी अपॉन एच लिख देता हूँ, या मैं पी अपॉन बी लिख देता हूँ। उसके अलावा मैंने एक एच अपॉन पी लिख दिया, इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल लिख दिया, यहाँ पे मैं एच अपॉन बी लिख सकता हूँ, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, बी अपॉन पी लिख सकता हूँ। इन 6 रेशियो के अलावा और कोई तरीका पॉसिबल नहीं है इन साइड को रेशियो की फॉर्म में लिखने के लिए। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री में ओनली कितने रेशियो होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ओनली 6 रेशियो होते हैं। और क्यों होते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड को मैं केवल 6 तरीके से लिख सकता हूँ, दैट्स इट। सो जैसा कि हमने देखा कि राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होती है, राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, और बाकी बची हुई 2 साइड के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, डिपेंड करता है एंगल के ऊपर, ठीक है। अब हम लिखने वाले हैं उन साइड का रेशियो, उनको ही क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। मेरे को एंगल लेना है एक। अब देखो यहाँ पर मैंने एंगल ले लिया, इसको जैसे मान लो मैंने नाम दे दिया ए, ये कौन सा एंगल हो गया, एंगल ए हो गया। अब एंगल ए के अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूँ तो बताओ मेरे को, राइट एंगल के जस्ट सामने हाइपोटेन्यूज, एंगल ए के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और बची हुई जो साइड है वो क्या होने वाली है, बेस होने वाली है। तो 3 साइड है पी बी और एच, और इनको मेरे को रेशियो के फॉर्म में लिखना है। तो एक बार मैं रेशियो के फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है। देखो 3 साइड है, कौन सी 3 साइड है, पी है, बी है और एच है, ठीक है। एक लिख सकता हूँ मैं पी अपॉन एच, एक लिखूंगा मैं बी अपॉन एच, एक लिख दिया मैंने पी अपॉन बी, एक मैंने लिखा बी अपॉन पी, एक मैंने लिखा एच अपॉन बी, और मैंने एक लिख दिया एच अपॉन पी। मेरे को बताओ तुम खुद कि 3 साइड को इन 6 कॉम्बिनेशन के अलावा क्या कोई और दूसरा कॉम्बिनेशन है क्या जिसमें रेशियो के फॉर्म में लिखा जा सकता है, नहीं कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री में ओनली कितने रेशियो होते हैं, 6 रेशियो। कई लोगों को नहीं पता होता भाई 6 ही क्यों होते हैं, उनको लगता है कि 5 क्यों नहीं होते, 7 क्यों नहीं होते, क्योंकि 3 साइड को मैं केवल 6 तरीके से रेशियो के फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसलिए। ओके, अब हम आगे चलते हैं। तो भाई पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, तो इनका कुछ नाम देना था। तो सबसे पहले बताओ ये कौन से एंगल के लिए लिखा मैंने, एंगल ए के लिए। तो जो पी अपॉन एच का रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है। अब देखो इसको शॉर्ट फॉर्म में साइन ऑफ एंगल ए, और शॉर्ट में इसको क्या लिख देते हैं, साइन ए। तो साइन ए की वैल्यू क्या होती है, पी अपॉन एच। उसी तरीके से जो बी अपॉन एच का रेशियो उसको क्या बोलते हैं, कोसाइन ऑफ एंगल ए। तो इसको क्या बोलूँगा मैं, कोस ए शॉर्ट में, ठीक है। देखो थर्ड वाली है टेंजेंट, इसको बोलते हैं टेंजेंट ऑफ एंगल ए, तो इसको शॉर्ट में क्या लिखूंगा, टेन ए। उसी तरीके से जो बी अपॉन पी के रेशियो को क्या नाम दिया, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। तो इसको क्या लिख दिया, बी अपॉन पी, और एच अपॉन पी को क्या लिख दिया, सेकेंड, सेकेंड ऑफ एंगल ए। और अगर मैं देखूँ एच अपॉन पी तो ये होता है कोसेकेंड, ठीक है। तो आपको इनका पूरा नाम भी याद रखना है भाई। देखो कोसाइन को कोस ए, टेंजेंट को टेन, और जो कोटेंजेंट ऑफ एंगल है इसको बोलते हैं कोट ए, सेकेंड को बोलते हैं सेक ए, और जो कोसेकेंड इसको बोलते हैं कोसेक ए। यहाँ पे लिखा है पी बी पी एच एच बी। तो भाई इसका याद करने का जो तरीका बना रखा है लोगों ने, कहीं फ़नी तरीके बना रखे हैं, और सबसे बढ़िया फ़नी जो चीज़ होती है ना वो हमको याद रहती है आसानी से। तो इसका जो याद करने का तरीका देखो, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो पापा, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो पी अपॉन एच है वो क्या होता है, साइन, बी अपॉन एच कोस, पी अपॉन बी टेन होता है, और बी अपॉन बी होता है कोट, बी अपॉन एच होता है सेक, और पी एच अपॉन पी होता है कोसेक। याद होगा आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब एक बात तो मेरे को, साइन ए की वैल्यू पी अपॉन एच, और कोसेक की वैल्यू है एच अपॉन पी। इसका मतलब साइन को मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन कोसेक ए। उसी तरीके से कोस को क्या लिखते हैं अपन, 1 अपॉन सेक ए, और टेन को क्या लिखते हैं, 1 अपॉन कोट ए। कोट को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन टेन ए, और सेकेंड को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कोस ए, और कोसेक को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन ए। याद रखना बिल्कुल अच्छे से, साइन कोस टेन, कोट से कोसेक, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोस का सेक, टेन का कोट। उसी तरीके से बाकी बचे हुए भी। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और होती है भाई, यहाँ पे तुमने देखा ना पी अपॉन बी, 1 अपॉन कोट, तो इसको हम साइन ए अपॉन कोस ए। तो टेन को मैं साइन अपॉन कोस भी लिख सकता हूँ, और कोट को क्या लिख सकता हूँ, कोस अपॉन साइन। देखो होता कैसे भाई, साइन का रेशियो क्या होता है मेरे को बताओ, पी अपॉन एच होता है ना, और कोस का क्या होता है, एच अपॉन नहीं बी अपॉन एच होता है।
तो अगर इनको इस तरीके में सॉल्यूशन सोल्व करता हूँ तो क्या हो जाएगा P/B, और P/B किसका रेशियो होता है 10 का, इसलिए 10A को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन अपॉन कोस। उसी तरीके से अगर ये 10 का रेसिप्रोकल कोट है तो भाई इसका रेसिप्रोकल साइन अपॉन कोस का क्या होने वाला है कोस अपॉन साइन। तो हम रिवीजन क्लास कर रहे हैं, आपको जल्दी जल्दी चीज़ें रिवाइज करनी है, रिकेप करनी है अपने दिमाग में। ओके, तो हमने पढ़ लिया, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, आपने टेबल रट ली होगी, नहीं रटी तो रट लो क्योंकि अपने एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आने वाला। तो एक बार हम वापस से यहाँ पे वैल्यूज लिखूंगा और आपको रिवाइज करनी है। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये 45 1/√2, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। अगर आपको ये लाइन पता है तो आप पूरी टेबल फिल कर सकते हो। साइन को मैंने लिखा इस तरीके से, कोस को मैं इसका बिल्कुल रिवर्स लिखने वाला हूँ 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ओके, 10 के लिए 10 क्या होता है साइन अपॉन कोस, तो साइन अपॉन कोस देखो 0/1 कितना होता है भाई 0, और 1/2 को √3/2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आने वाला 1/√3, यहाँ पे डिवाइड किया 1, यहाँ पे √3, और भाई 1/0 कितना होता है 1/0 कितना होता है पता है क्या? कुछ बोलते हैं इनफाइनाइट और कुछ बोलते हैं नॉट डिफाइंड। एवर रुको, देखो मैंने अलग से लिखा, अरे एवर रुको, हाँ ये रहा। ठीक है, देखो मैंने लिखा अलग से कि किसी नंबर को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या होता है। पहली बात तो इनफाइनाइट का भी आंसर नहीं होता, क्या आंसर होने वाला है नॉट डिफाइंड, कि हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन याद कर लिया, रीज़न क्या है, होता क्यों है। एक बार वीडियो पॉज करो और सोचो कि आपको पता है या नहीं पता। किसी भी नंबर को जब मैं 0 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा आंसर आता है नॉट डिफाइन, और ऐसा होता है क्यों, देखो एक बार मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैंने कोई नंबर लिया 2/0, मैंने बोला एक बार के लिए भाई नॉट डिफाइन नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन से हम सॉल्व करते हैं ना कि नॉट डिफाइन नहीं, कुछ होना चाहिए कि भाई कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी अगर नॉट डिफाइन है। तो मैंने बोला कि कुछ समथिंग, इसका कुछ ना कुछ आंसर होने वाला है, इसका कुछ आंसर होने वाला है, और मैं इनको ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 = कितना होने वाला 0 × समथिंग, और 0 किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो कितना आता है भाई 0। तो अगर मैंने 0 से किसी नंबर को डिवाइड किया और कुछ अगर आंसर आ रहा है नॉट डिफाइन के अलावा, तो अपनी पूरी मैथ से क्या हो जाएगी रॉन्ग प्रूव हो जाएगी। इसलिए हम क्या बोलते हैं, किसी नंबर को जब 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइन। ठीक है, अब आपको पता लग गया होगा। मतलब 1090 की वैल्यू कितनी होने वाली साइन अपॉन कोस 1/0 क्या लिखूंगा मैं नॉट डिफाइन, और 10 मैंने लिखा कोट के लिए, मैं बिल्कुल उसका उल्टा लिखने वाला हूँ नॉट डिफाइन √3 1 1/√3, और क्या लिखने वाला हूँ 0। ओके, अब देखो सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है भाई कोस होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल कितना होता है 1 √3/2 का 2/√3 √2 2, एंड 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0, 1/0 वापस से क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन, वापस इसका रिवर्स लिख देते हैं अपन नॉट डिफाइन। ठीक है, 2 √2 2/√3 एंड 1। ठीक है, तो आपको ये टेबल बनाने में वापस समझ में आ गई होगी, और ये भी पता लग गया होगा आज कि नॉट डिफाइन होता क्यों है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। एक बार के लिए मैं थोड़ा सा बताने वाला हूँ कि कई बच्चों को लगता है कि √3 की वैल्यू 1/2 √3/2 रट लिया, आइए कहाँ से, आपके दिमाग में हमेशा आना चाहिए ना कि ऐसा होता क्यों है। देखो आगे हाउ टू फाइंड, मैंने लिखा अलग से हाउ टू फाइंड। अगर जिस तरीके से हमने करा था ना अभी कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 ही होती है, कुछ और भी तो हो सकती थी, तो उसके लिए देखो प्रूफ बताने वाला हूँ मैं आपको। मैंने एक ट्रायंगल लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या स्पेसिफिक बात क्या होती है कि उसकी तीनों साइड क्या होती है इक्वल होती है, तीनों साइड बराबर होती है, और हर एक ईच एंगल भी इक्वल होता है। तो अगर तीनों एंगल का सम 180 है तो ईच एंगल कितने डिग्री का होने वाला है 60 डिग्री का होने वाला है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर मैं सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, जिसको हम क्या बोलते हैं एल्टीट्यूड, तो ये मीडियन भी होता है और एंगल बाइसेक्टर भी होता है, याद होगा आपको। तो ये सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला है। ठीक है, बात समझ में आई। और देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल भी बन गया। अगर मैं एक बार के लिए बोलता हूँ जो साइड है, जो मैंने साइड ली ना साइड ऑफ ट्रायंगल मैंने ले ली 2a, तो ये वाली साइड क्या होगी a होगी और ये भी a होगी, 2a एंड ये भी 2a, और ये नीचे वाली भी 2a होने वाली थी, लेकिन मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर, तो ये बची हुई कितनी हो गई a हो गई। अब देखो मैं
यहाँ पर अब एंगल बाइसेक्ट कर दो, ये 60 तो बचा हुआ एंगल ये इतना सा कितना हो गया, 30 डिग्री का हो गया। अब आपके जस्ट सामने आपको खुद को पता होगा पाइथागोरस थ्योरम भी पता होगी, ठीक है, और आपको रेशियो भी पता होगा कि साइन का रेशियो क्या होता है और कोस का रेशियो क्या होता है। अगर मैं चाहूँ तो उससे रेशियो निकाल सकता हूँ एक बार में। जैसे मेरे को साइन 30 की वैल्यू निकालनी है, तो देखो ये वाली साइड मेरे को ए पता है, ये 2a है। अगर ये वाली साइड मेरे को निकालनी है तो क्या होने वाली है भाई, 2a का स्क्वायर किसके बराबर होगा, a स्क्वायर प्लस, अगर मैंने इस साइड का नाम ले लिया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो √3a, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये वाली साइड कितनी है √3a। अब देखो मेरे को अगर मानो साइन 60 का वैल्यू निकालनी थी, साइन 60 डिग्री, साइन 60, पहली बात साइन 60 डिग्री की इसकी बात कर रहा हूँ, तो पी की वैल्यू कितनी होने वाली है √3a, और एच की वैल्यू मेरे को पता है 2a है, तो वैल्यू कितनी आ गई √3/2। इस तरीके से मैं हर एक रेशियो की वैल्यू निकाल सकता हूँ। और अगर मेरे को 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी होगी तो मैं क्या बनाने वाला हूँ, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाने वाला हूँ, ठीक है। आपने ये चीज़ देखी होगी, तो हम आगे चलते हैं, ठीक है, हमने कर ही लिया। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ याद कर ली होगी, याद करनी पड़ेगी। सबसे पहली आइडेंटिटी कौन सी है, रिवीजन है। सबसे पहले बोलो अपने दिमाग में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, याद होगा ना। साइन थीटा प्लस कोस थीटा नहीं होता, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। और देखो मैंने रेंज अलग से लिखा हुआ है यहाँ पे भाई, रेंज, इसकी रेंज कहाँ तक कहाँ होती है। तो अभी तक हमने कितना पढ़ा, 0 से 90 डिग्री एंगल, हाँ 11th क्लास में आगे चलने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए आपको कितना पता है 0 से 90। तो जो इसकी वैल्यूज़ है वैलिड, वो 0 डिग्री से लेके थीटा की वैल्यू 90 तक हो सकता है। थीटा होता क्या है, थीटा पता है ना, बताया होगा मैंने भी, अननोन एंगल, ओके। सबसे पहले आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, थीटा की वैल्यू 0 से 90 कुछ भी हो सकती है, ओके। अब देखो इसका मॉडिफाइड फॉर्म क्या है कि भाई मैं साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, ये याद रखना 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये भी याद रखना। और कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, याद होगा, याद करो। दूसरी जो आइडेंटिटी है वो कौन सी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, याद होगा। अब देखो इसकी मॉडिफाइड, इसकी पहले रेंज लिखते हैं एक बार कि भाई थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ हो सकती है। तो टेन 0 की वैल्यू कितनी होती है, देखो एक बार टेबल में, टेन 0 की वैल्यू कितनी है, टेन 0 की वैल्यू कितनी है साइन अपॉन कोस 0, और टेन 90 की वैल्यू कितनी होती है, नोट डिफाइन, मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से छोटी होगी, 90 नहीं हो सकती, और 0 से बड़ी हो सकती है। आपको ये रेंज भी याद रखनी है। और इसका मॉडिफाइड फॉर्म अगर लिखता हूँ तो मैं देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होने वाला है 1, और देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी लगा हुआ है, मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कितना होगा 1 के इक्वल होगा। और इसका मतलब दो रेसिप्रोकल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते तो 1 आता है, मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा को मैं क्या इक्वल लिख सकता हूँ 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और अगर यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखा हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ओके। थर्ड आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो वापस से रेंज लिखते हैं भाई, कोट और कोसेक, कोट 0 की वैल्यू कितनी होती है नॉट डिफाइन, और कोसेक 0 की वैल्यू कितनी होती है नॉट डिफाइन। इसका मतलब कि ये आइडेंटिटी 0 डिग्री पे वर्क नहीं करने वाली, मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है 90 हो सकती है, 90 से छोटी, 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, वरना ये काम नहीं करेगी। रेंज आपको याद रखनी। देखो इसका मॉडिफाइड फॉर्म भी बिल्कुल जस्ट इसकी तरह ही, मतलब मैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ, एंड कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा और कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू होने वाला है 1 होने वाला, तो ये भी दोनों रेसिप्रोकल है। मतलब देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, इसका मतलब कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू किसके बराबर होने वाली है 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। और दूसरा देखो कहाँ पे लिखे, इसको तो डायरेज करना ही पड़ेगा, इसको इरेज कर देता हूँ मैं, इसको, ठीक है। और जो लास्ट जो फॉर्म होने वाली है वो क्या होने वाली है कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा किसके बराबर होने वाला है 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। तो ये तीन आइडेंटिटीज थी।
हमने इनकी मॉडिफाइड फॉर्म भी पढ़ी और इनकी रेंज भी पढ़ी, आपको थोड़ा वापस से रिवाइज हो गया होगा। ओके, देखो लास्ट में 3 आइडेंटिटीज़ तो हमने पढ़ ली, लेकिन क्या आपको उनका प्रूफ पता है कि आए कहाँ से? तो इनके लिए सिंपल सा देखो, अपनी ट्रिग्नोमेट्री कौन से ट्रायंगल के लिए काम करती है? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए काम करती है। मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया 90 डिग्री, मैंने ये वाला एंगल ले लिया, कोई थीटा ले लिया, ठीक है। तो इस थीटा के लिए इसके सामने वाली साइड एच होने वाली है, ये क्या होने वाली है? बी, और ये होने वाली है पी। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? कोई भी दो साइड के स्क्वायर का सम राइट एंगल ट्रायंगल में लार्जेस्ट साइड के सम के बराबर, लार्जेस्ट साइड के इक्वल होता है, ठीक है। देखो इससे ही होने वाली तीनों आइडेंटिटी, अगर मैं दोनों तरफ एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ, मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल्स टू 1। याद करो पी अपॉन एच किसका रेशियो होता है? साइन, और बी अपॉन एच कोस का। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। फर्स्ट आइडेंटिटी आ गई। देखो दूसरी आइडेंटिटी के लिए मैं क्या करने वाला हूँ इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, दोनों तरफ में बी स्क्वायर से डिवाइड करने वाला हूँ, मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर तो होता ही है। और अब क्या करेंगे हम, बी स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो क्या होगा? पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। पी अपॉन बी किसका रेशियो होता है? 10 का, और बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या हो गया? 1, मतलब 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एच अपॉन बी, सेक और सेक स्क्वायर थीटा। दूसरी आइडेंटिटी आ गई। उसी तरीके से थर्ड आइडेंटिटी के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, और मैं डिवाइड किसे करने वाला हूँ? अब पी स्क्वायर से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो देखो क्या बन जाएगा? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। आपको इस तरीके से आइडेंटिटीज़ को भी प्रूफ के साथ याद रखना है। तो इसी के साथ हमने पूरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बिल्कुल आसान भाषा में बिल्कुल ईजिली रिवाइज कर लिया है, ठीक है। तो अब हम अगले वीडियो में करने वाले हैं कोई दूसरा वीडियो दूसरा कोई चैप्टर का रिवीजन। ओके, थैंक यू।